रॉन्ग टर्न। राकेश, फारूक, आयशा और पल्लवी चारों निकले थे अल्मोड़ा घूमने के लिए। अब आज के वक्त तो सब गूगल के मैप का ही सहारा लेकर पूरी दुनिया में घूम सकता है, तो बस कुछ ऐसे ही ये भी निकल पड़े थे अपनी गाड़ी में। वो लोग अल्मोड़ा के कुछ ही किलोमीटर्स के दूरी में थे। यार बस अब जल्दी पहुंच के आराम करना चाहती हूँ मैं होटल में, बड़ी थकान हो गई है। रमेश, गाड़ी थोड़ी साइड में रख दे यार, मेरे नमाज का वक्त हो रहा है, जल्दी से नमाज पढ़ लूं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो रोक दी, अब तुम अपनी नमाज पढ़ लो। फारूक नमाज पढ़ने लगा और यहाँ पल्लवी, आयशा और राकेश गाड़ी से कुछ ही दूरी पर टहल रहे थे और तभी अचानक से उन्हें जंगल में किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। यार जंगल में इस तरह कौन भाग सकता है? लगता है यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, हमें गाड़ी के पास वापस चलना चाहिए। तीनों गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं और कुछ ही देर में फारूक का नमाज पढ़ना हो जाता है और फिर चारों आगे बढ़ते हैं। उनके सामने एक बोर्ड टंगी हुई थी जिसमें अल्मोड़ा का डायरेक्शन उस तरफ था और ठीक उसी के सामने एक और रास्ता था। यार गाड़ी उधर क्यों मोड़ रहे हो? मैप में उस रास्ते से जाने को दिखा रहा है। अरे पगली, इतना भी मैप के अंदर मत घुस कि आगे बोर्ड ही ना दिखे। अब उन्होंने बोर्ड के हिसाब से टर्न ले ली और आगे बढ़ गए, मगर तभी हवा के बहाव से वो बोर्ड दूसरी दिशा में मुड़ गई और अब उस रास्ते में कुछ अजीब ही बात थी। वहाँ ना ही कोई गाड़ी थी और ना ही कोई कुत्ता या गाय दिख रहे थे। पल्लवी को ये थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ कहती इससे पहले ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। सारे गाड़ी से बाहर उतरे और गाड़ी खोला तो देखा कि वहाँ से काफी धुआं निकल रहा है। यार ये तो काफी गर्म हो चुकी है, पानी ढूंढना पड़ेगा हमें इस जंगल में, कहीं तो तालाब होगा ही। चलो अंदर चलते हैं, तुम दोनों लड़कियां यहीं रुको, हम पानी लेकर आते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं। शाम होने में कुछ घंटे बाकी होते हैं। दोनों लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठकर जंगल की ओर देख रहे थे। तभी अचानक दोनों को फिर से किसी की भागने की आवाज आई और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने किसी को भागते हुए देखा हो। दोनों थोड़ा सा डर गए। तभी फारूक भागते हुए आया और गाड़ी के अंदर घुस गया, मगर इससे पहले कि राकेश गाड़ी तक पहुंच पाता उसे किसी निर्भक्षी ने मार डाला। उसका चेहरा बहुत ही डरावना सा था, मानो जैसे किसी ने उसे पहले जलाया और फिर उसकी चमड़ी उधेड़ दी हो। तीनों ने देखा कि उसे मारने के बाद उस निर्भक्षी ने अजीब सी आवाज निकाली और उसकी आवाज सुन बहुत सारे निर्भक्षी वहां राकेश को खाने के लिए आ गए और उस गाड़ी के शीशे पे काला फिल्म लगा हुआ था, जिस वजह से वो इन लोगों को देख नहीं पा रहे थे। मैंने कहा था राकेश से कि हमें उस रास्ते से जाना है, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। इस जगह में तो फोन्स तक काम नहीं कर रहे, कहीं ये रॉन्ग टर्न हमारी जिंदगी ना ले ले। तीनों काफी देर तक गाड़ी के अंदर से उन्हें देखते रहे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। तब तक अंधेरा हो चुका था। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी और उन्हें डर था कि अगर वो फ्लैश देख के उनके तरफ आ जाते हैं तो फिर उन्हें भी वो मार देंगे। मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, अगर रास्ता साफ दिखा तो हम तुरंत यहाँ से भागते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि हम इस रास्ते में ज्यादा दूर तक अंदर नहीं आए हैं। फारूक धीरे से बाहर जाता है और अपना फ्लैश ऑन करके उसने जो सामने देखा उसके होश उड़ गए थे। सामने उन निर्भक्षियों का पूरा झुंड था और वो डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उनमें से एक उसी के सामने से होते हुए गुजर गया, मगर उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी पल्लवी ने गाड़ी के शीशे नीचे किए। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उस नजारे को देखकर वो डर गई और चिल्ला उठी और वो सभी इनके तरफ आने लगे और फारूक ने झट से घूमकर पल्लवी का मुंह बंद कर दिया
पल्लवी के आंख के सामने से वो निकलते गए, मगर किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके वहां से जाने के बाद फारूक गाड़ी के अंदर बैठा और फिर उन दोनों से कहा, ये सारे शायद सिर्फ सूरज की रोशनी में ही देख पाते हैं। तुमने अभी देखा ना, वो हमारे पास से गुजरा, मेरे हाथ में जलता हुआ फ्लैश तक था, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो यही है कि ये सारे रात में अंधे हो जाते हैं और सूरज की रोशनी में देख पाते हैं। अब हमें जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि हम काफी घंटे यहाँ बैठ जाया कर चुके हैं। सुबह भी जल्दी होने वाली है, उससे पहले हमें इस रॉन्ग टर्न से बाहर निकलना होगा। तीनों चुपचाप गाड़ी से बिना कोई शोर किए निकलते हैं, अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करके, और धीरे धीरे वो थोड़ा तेज चलने लगते हैं ताकि वो वहां से जल्दी बाहर निकल जाएं। मगर आयशा के पैर के नीचे एक प्लास्टिक का बॉटल आ जाता है जिससे आवाज हो जाती है और आसपास के सभी निर्भक्षी वहां उस जगह पे आ जाते हैं और तीनों के आसपास वो लोग भटकने लगते हैं और फारूक धीरे से दोनों का हाथ थामता है और आगे निकलने लगता है। मगर कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद सुबह हो गई और सूरज की रोशनी में उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। तीनों अपनी जी जान लगाकर भागने लगे और वो सारे निर्भक्षी भी उनके पीछे भागने लगे। वो बस उस रोड के आखिरी तक पहुंच चुके थे, मगर उन्होंने फारूक को पकड़ लिया और उसे खा गए। मगर पल्लवी और आयशा उस रॉन्ग टर्न से बाहर निकल आते हैं। वो सारे निर्भक्षी शायद गाड़ियों की शोर शराबे से दूर रहते हैं, जिस वजह से वो उन दोनों को मारने के लिए नहीं जाते। तभी पल्लवी उस डोलते हुए बोर्ड की तरफ गई जो कि अब मुड़कर अल्मोड़ा का रास्ता उसी तरफ दिखा रहा था। इससे पहले कि पल्लवी उस बोर्ड को उखाड़ के फेंकती, एक तेज रफ्तार लाउड म्यूजिक बजते हुए एक गाड़ी उसी रॉन्ग टर्न के रास्ते पर चली गई। इसके बाद पल्लवी और आयशा ने मिलकर उस बोर्ड को वहां से निकाल फेंका। पल्लवी उस रास्ते को देखते हुए, न जाने वो लोग बच पाएंगे भी। चुड़ैल सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे लोग औरों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं, वो भी चुड़ैल के नाम पर बेवकूफ बनाकर। अरे नमक हराम इंसान, तूने मेरे सर पर अपनी गंदी हरकत डाल दी। सब्जियां खेतों से तुमने चुराई और कहा चुड़ैल चुरा रही है। हम लोग इतना गिरा हुआ काम नहीं करते, ये तुमने अच्छा नहीं किया चुड़ैल के नाम पर बट्टा लगाकर। उधर कल्लू जो खेतों से सब्जियां चुराया करता था और चुड़ैल के नाम पर अपनी चोरियां थोप देता था, जेल की सजा काटकर वापस आ चुका था। मैं अपनी सब्जी चुराने की बात चुड़ैल पर डालता रहा, लेकिन गांव वालों ने मुझे पकड़कर जेल का खाना खिलवा दिया। सबको देख लूंगा मैं। लेकिन वो लहलाती फसल जिसमें बहुत सब्जियां उगी, वो भी न जाने कैसे गायब हो रही थी। जाने कैसे इस बार फसल इतनी अच्छी हो गई, पर न जाने कौन मेरी सब्जियां ले भाग रहा है। ये जरूर उस रमा और विनोद का ही काम है, जिनके खेतों से मैं सब्जियां चुराया करता था। आज मैं उनको रंगे हाथों पकड़ूंगा, उनको भी मेरी तरह जेल की चक्की पिसवाऊंगा। मुझे जेल भिजवाने का मजा चखाऊंगा। कल्लू रात में अपने खेत पर छुप कर बैठ गया। उसने देखा साड़ी पहनी एक औरत आई और उसके खेत की सब्जियां निकालने लगी। कल्लू ने जोर से चिल्लाया, तुम रमा या विनोदी हो? अब मेरी सब्जियां चुराने के जुर्म में मैं तुमसे जेल की रोटी तुड़वाऊंगा। तभी वो औरत मुड़ी और खूंखार आवाज में बोली, तू मुझे पहचान रहा है कल्लू? मेरा नाम ले लिया था खेत से सब्जी चुराने में, बोल दिया था चुड़ैल सब्जी चुरा रही है। अब देख असली चुड़ैल किसे कहते हैं। मैं हूँ चुड़ैल, एक असली चुड़ैल। तेरे मुझ पर गलत इल्जाम लगाने के हिसाब बराबर करने आई हूँ। बोल, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? तेरे खेत की अच्छी फसल मैंने अपनी जादू से की है, तुझे सबक सिखाने के लिए। असली चुड़ैल को देखकर कल्लू के हाथ पांव सुन्न हो रहे थे।
उसने गिड़गिड़ा कर कहा, चुड़ैल माता, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मुझसे भारी गलती हो गई थी। तुम कुछ भी करवा लो मगर मेरी जान को बख्श दो। चुड़ैलें सब कुछ सह सकती हैं, लेकिन झूठा इल्जाम नहीं। तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी। एक लोक में मेरी खिल्ली हो रही है कि मैं एक इंसान से बेइज्जत हो गई। कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। गलती हो गई माता। उसका गिड़गिड़ाना देखकर चुड़ैल ने कुछ सोचा और बोला, तेरे जैसे को मारकर मुझे हासिल भी क्या होगा, लेकिन तूने जो मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुन। जी माता। देख, ये रमा और विनोद के जो खेत हैं, उसकी जुताई बुआई सब कुछ तू करेगा, पर उनको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। देख, ये तू कर पाया तो ठीक है, नहीं तो तुझे मैं अभी अपना हाजमा बनाती हूँ। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती, कल्लू को भी थी। उसने जल्दी से कहा, कर लूंगा माता, एकदम से कर लूंगा। मेरी नजर तुझ पर रहेगी। काम में जरा सा भी ढीला पड़ा तो तेरी जान भी ढीली पड़ जाएगी। कहकर चुड़ैल चली गई। कल्लू ने अपने सर से डर का पसीना पोंछा और मन ही में सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अगले दिन से रात के अंधेरे में वो रमा और विनोद के खेतों की जुताई बुआई करने लगा। दोनों अपने खेतों को दिन में देखते और कहते, पता नहीं कौन मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल उगा रहा है। मेरे भी खेत में ऐसा ही हो रहा है। रात में आकर देखते हैं कि माजरा क्या है। पिछली बार तो कल्लू की बदमाशी थी, लेकिन दूसरे के खेत में कल्लू क्यों मेहनत करेगा? इस बार लगता है सचमुच कोई भूत प्रेत का हाथ हो। दोनों रात में अपने खेतों पर आए। जो देखा, कल्लू उनके खेतों में कड़ी मेहनत से जुताई बुआई कर रहा है और पास ही खड़ी एक डरावनी चुड़ैल उसकी निगरानी कर रही थी। चुड़ैल उनकी तरफ मुड़ी। चुड़ैल को भी अपनी इज्जत प्यारी होती है। कल्लू ने चुड़ैल पर गलत तोहमत लगाई तो आज उसका फल भुगत रहा है। तो दोस्तों, किसी पर भी गलत इल्जाम मत थोपो, इससे खुद का ही बुरा होता है, या नहीं?